आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है राहुल गांधी जी। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? बहुत સારું લાગે છે ફીલિંગ વેરી ગુડ ટુ બી હિયર थैंक यू। मुझे एक्चुअली सही में बोलूँ तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में गया तो मुझे नहीं पता था केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता था। आईआईटी इज़ एन अमेजिंग प्लेस। वो लोग रोबोटिक्स बना रहे थे तब। ये रोबोटिक काम है 2003 में यस, जहाँ पे इतना इजीली कार्स नहीं मिलते थे रोबोटिक। आपने वो चेतन भगत का बुक पढ़ा होगा 5 पॉइंटर। यस यस यस। तो मैं ऐसे लोग देखे उधर। आपको लगता है कि आज भी क्या हमारे कुछ कॉलेजेस रेंचो की बजाय चतुर बना रही हैं, कोशिश में लगे हैं? एआई का डिफाइन हुआ था 1950s में। पहले हम चलो वर्ड को डिफाइन करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल बेसिकली जो नेचुरल नहीं है। जॉब जाएंगी पर दूसरी जॉब क्रिएट होगी, वो काम एआई करेगा और वो उनके सुपरवाइज बनेंगे। एआई जब मैं बोल रहा हूँ वो चैट जीपीटी नहीं है। कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपने इतनी मेहनत करी हो लेकिन रिजल्ट नहीं निकले, उस चीज से कैसे डील किया? मैं जो पहला लैंग्वेज सीखा वो मेरा गुजराती नहीं था, मैं साइन लैंग्वेज सीखा था। पेरेंट्स से कैसे बात कर पाते? आपने एआई के बारे में इतना डिटेल में हमें ऑलरेडी बता दिया है। हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आपके इस एक्सपीरियंस का एक निचोड़ हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए कोई की एडवाइस कोई भी? नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है राहुल गांधी जी। वेट, ये वो वाले राहुल गांधी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये है डेटा साइंटिस्ट, या फिर मैं यूँ कहूँ कि डेटा की दुनिया के जादूगर राहुल गांधी। एकेडमिकली इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से ये आज एक ग्लोबल कॉरपोरेशन शेल में एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। गुजरात के एक बहुत छोटे से शहर पाटन से निकलकर शेल में एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट तक का इनका जो सफ़र रहा है बहुत फैसिनेटिंग रहा है। तो इनके पास मैं जाऊँ उससे पहले दो पंक्तियों में इस अपने इंट्रो को समराइज़ करती हूँ कि राहुल, आपकी मेहनत और लगन दोनों ही है बेमिसाल। आपकी मेहनत और लगन दोनों ही है बेमिसाल। केमिकल इंजीनियर से लेके डेटा साइंटिस्ट तक आपका सफ़र है कमाल। थैंक यू सो मच राहुल फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। सो राहुल, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? गुजराती में बताइएगा। बहुत सारू लागे छे, बस उतना ही बोलूँगा मैं। अच्छा, एक बार हमारी हिंदी ऑडियंस को भी बता दीजिए क्या मतलब है इसका। मैंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये आपका मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट भी देखे हुए हैं, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी हियर। ओह, थैंक यू थैंक यू। राहुल, शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका जो सफ़र जानना है उसमें थोड़ा सा कुछ मिनटों में ज़रा बता दीजिए कहाँ से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कहाँ से ये डेटा साइंटिस्ट निकल करके आया। तो मैं शुरुआत करूँगा, मैं कहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म पाटन करके गुजरात में एक टाउन है, तब तो बहुत छोटा हुआ करता था, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। एंड इट्स इन अ मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर ही इज़ अ टेलर, मतलब अभी तो रिटायर है, तो टेलर हुआ करते थे। मेरी मम्मा हाउसवाइफ और हम 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है वो स्वीडन में है, मैं सेकंड नंबर, एंड मेरा जो छोटा भाई है वो इंडिया में है। ओके, इंडिया तो में पाटन में ही? नहीं, वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। तो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, जो ट्रेडिशनल वैल्यू वाला फैमिली था, जहाँ पे एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर को टाइम वेस्ट वो माना मैं जाता देख है। सकती हूँ। वही, तो आप वही देख रहे हो। तो हाँ। हमारे घर में ऐसा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर को टाइम वेस्ट माना जाता था। ओके। तो वहाँ से, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स के बारे में। तो मेरे पेरेंट्स डेफ एंड म्यूट है, मतलब वो जन्म से ही बोल सुन नहीं सकते। तो ओके। मैं जो पहला लैंग्वेज सीखा वो मेरा गुजराती नहीं था, मैं साइन लैंग्वेज सीखा था। तो आज भी हमारे घर में ऐसा है कि हम 3 भाई बैठे हैं कभी कभी,
और हम बातें कर रहे हैं, तो हम कभी-कभी साइन लैंग्वेज में बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर हमको लगता है, अरे! पापा-मम्मी तो है नहीं, हम लोग क्यों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? तो ओह! हमको इतना कंफर्टेबल फ़ील होता है हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो अंकल ने आपने बोला टेलर थे, तो अंकल का काम करना ईज़ी रहा उनके लिए, क्या-क्या चैलेंजेस आए होंगे? थोड़ा-सा कुछ बताएँगे 30 सेकंड में लाइक? अ, उनकी स्किल तो थी, क्योंकि टेलरिंग में मेनली स्किल चाहिए। तो हुँ, आई विल से कि वो बहुत अच्छे टेलर थे, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा कस्टमर मिलते थे। एक प्रॉब्लम होता था कि लैंग्वेज बैरियर में, हुँ, वो आई एम श्योर कि उनको पहले बहुत ही डिफ़िकल्टी रही होगी। लेकिन हम मुझे जब से मैं समझदार हुआ, तब से मुझे पता है कि मेरे पापा हमको बुला देंगे, या फिर जो कस्टमर है वो हमको बुलाएँगे, और फिर हम उनको थोड़ा ट्रांसलेट करके देते थे, जो नए कस्टमर है। हाँ। बहुत लोग को साइन लैंग्वेज आती है, हुँ, और हुँ, पाटन क्योंकि छोटा है, तो बहुत लोग पहचानते भी थे उनको। तो दैट माइट हैव मेड इट ईज़ी। हुँ। बच्चे दादा-दादी से कनेक्ट कैसे करते हैं अभी? उनको सिखाई है आपने वो लैंग्वेज कि कैसे बात करनी है? सो मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 8 साल का। हुँ, हुँ, तो मेरा जो बड़ा बेटा है, हम लोग इंडिया में 4 साल रह के आए थे। हम लोग इधर 3 साल पहले ही आए, तो तब तक उनको रेगुलरली मिलना होता था। हुँ, हुँ, उनको साइन लैंग्वेज पता है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे वो कम हो रही है। हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा बातें करें वो, अभी वीडियो कॉल से वो ईज़ी हो गया है। हुँ, पर हाँ, वो उनकी स्किल जा रही है। हुँ। उनकी नहीं, मेरी भी स्किल जा रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी पाटन से लेके, फिर आपने सोचा आपकी ग्रेजुएशन भी आपका गुजरात में ही रहा है, यस। राइट? तो घर से पाटन के आस-पास ही आपने कहीं किया या फिर बाहर निकले? मैं ग्रेजुएशन के लिए विद्यानगर करके जगह है, वो बड़ौदा के नज़दीक है, हुँ, हुँ, तो घर से दूर है, अबाउट 200 किलोमीटर्स। तो हुँ, वो दूर नज़दीक में नहीं था, पर जब मैंने कॉलेज किया तब उतने कॉलेजेस भी नहीं होते थे। तो हुँ, हमारे से शायद नज़दीक, सबसे नज़दीक अहमदाबाद में था, और फिर मैं जहाँ पे किया, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हुँ, 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 वो हुँ। सबसे नज़दीक था। काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। हाँ, वो गुजरात में बहुत पॉपुलर है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा राहुल आपका जो नाम है, ठीक है? ये नाम बहुत पॉपुलर है हमारे बॉलीवुड में भी यस। और राजनीति में भी, उहुँ। ठीक है? तो अगर आपके फर्स्ट नेम की बात करें राहुल, वो शाहरुख खान की बहुत सारी मूवी कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिल तो पागल है उसमें था। राहुल गांधी हमारे राजनीति में बहुत पॉपुलर है। कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कभी आपने फेस किया हो अपने नाम को लेके? पॉज़िटिव या नेगेटिव मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफ़ कोर्स मुझे वो राहुल नाम जब सुनता हूँ, तब या तो राहुल नाम तो सुना होगा, वो शाहरुख का डायलॉग था, तो लोग मेरा नाम सुन के वो पहले ही बोलते थे। हाँ, हाँ। पर मैं इन शॉर्ट मेरा नाम शाहरुख खान से इंस्पायर्ड नहीं है, हाँ। मेरा नाम है राहुल बजाज से इंस्पायर्ड है। मेरे नाना ओके, थे, ओके, उनको राहुल बजाज से मिलना होता था, क्योंकि वो इज़ वाज़ अ शेयर होल्डर फॉर बजाज। ओके। तो वो उनसे इतने इंस्पायर थे कि तो उन्होंने आपका मेरा नाम नाम राहुल राहुल रखा था। रखा। हुँ, पर आपके क्वेश्चन पे आके, राहुल गांधी जो है, मैंने जैसे बोला कि 4 साल पहले हम इंडिया में थे, 4 साल के लिए, तब वो नाम का इन्फ्लुएंस आता था। हुँ, जैसे कि मैं अगर मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो कभी नहीं बोलते थे कि मिलो राहुल से, वो बोलेंगे मिलो पप्पू साहब से। हुँ, तो वो इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू होता था। हुँ, और इवन ऐसे एग्जांपल दूँ कि आप जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हो, हुँ, तो हुँ, सीआईएसएफ वाले होते हैं, तो हुँ, हुँ, उनका वो बहुत सीरियस फेस होता है। पर उनको होता है कि आपको आईडी देना पड़ता है, एंड वो हुँ, आईडी को चेक करते हैं। तो हुँ। जैसे ही मेरा नाम देखते हैं, उनकी शक्ल पे भी हँसी आ जाती है। अरे! वो भी बोलते हैं कि तुम भी राहुल गांधी हो। तो मैंने भी उसका बहुत लेवरेज किया है। ऑफिस में अगर कोई मीटिंग चल रही है, हाँ, हाँ, अगर बहुत शांत है, तो मैं जाके बोलता था कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाँ, आई एम हाँ, राहुल, माय फुल नेम इज़ राहुल गांधी। हाँ, हाँ। तो फिर पहली 5 मिनट पॉलिटिकल डिस्कशन में चली जाती ओके। थी। तो बहुत तो आपने लाइट फ़ायदा भी एनवायरनमेंट था। उठाया है इस हाँ, नाम का। बोल सकते हो आप ऐसा। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं जब अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, तब 4th ईयर में मैंने गेट करके एग्ज़ाम दी थी, वो आईआईटी के लिए होती है। हुँ, तो उसमें मेरा रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 6 था। तो उसका मतलब है कि मुझे आईआईटी में एडमिशन कहीं पे भी मिल सकता है, मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़िंग! तो और उसी टाइम पे मेरे पास जॉब भी था। तो मैंने सोचा कि
एक स्कोर मेरे पास 2 साल के लिए वैलिड है, तो मैं एक बार जॉब ट्राई करके देखता हूँ, शायद अच्छी लग जाए तो मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोच के मैंने जॉब शुरू की थी। थोड़े एक्सपीरियंसेस है जो तब मुझे लगा कि नहीं, मास्टर्स करना अच्छा रहेगा, फर्दर थोड़ा एजुकेशन सा करना अच्छा बताएंगे है। अगर चाहें तो, मतलब वो एक्सपीरियंस शायद उनके काम आ जाए जो अभी सोच के बैठ गए कि भाई हमारी लग गई यहाँ जॉब और हम आराम करेंगे। ओह या श्योर, आई विल लव टू शेयर इट। हम्म, तो मैंने जैसे बोला, एल&टी डिज़ाइन कंपनी थी, तो आपके उधर मोस्टली सब लोग एडवांस डिग्री के साथ आते हैं, हम्म, क्योंकि डिज़ाइन है तो वो चाहिए। तो उधर ही मैं इम्प्रेस था सबसे कि चलो, जिनके साथ काम करो वो लोग को इतना कैसे पता है। तो वो तो एक इंस्पिरेशन था ही। हम्म, जब मैं थोड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा तो ऐसा भी हुआ कि अ, मुझे लगा कि जो प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं वो ऑप्टिमल नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि कुछ करके दिखाते हैं। तो फिर हम्म, एक्सेल में थोड़ा कैलकुलेशंस किए, अपने बॉस को दिखाया। तो बॉस ने बोला, नहीं तू जो कर रहा है वो सही है, लेकिन हमारे पास ऐसी मेथड्स नहीं है कि हम वो हर बार ऑप्टिमाइज करें, तो हम्म, इसीलिए हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। वो ऑप्टिमल नहीं रहेंगे लेकिन स्टैंडर्ड्स है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास वो सब स्किल नहीं है जो मुझे इस चीज़ें ऑटोमेट करने में फ़ायदा करें, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम वही था कि हम उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे? हम्म, एक बार कर सकते लेकिन हर बार नहीं कर सकते। हम्म, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है वो सफिशिएंट नहीं है हम्म। और मुझे आगे पढ़ना चाहिए। अ, और वही तो मतलब वहाँ से आप शुरुआत हुई। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। हाँ, आप बोल सकते हो, क्योंकि कभी-कभी हमको लगता है जो चल रहा है वो सही चल रहा है हम्म। और हम आगे का नहीं सोचेंगे तो। आपने बोला कि मैं धीरे धीरे घर से दूर जाता रहा, लाइक पहले आपने वहीं थे आप पाटन में, फिर आप अपना ग्रेजुएशन के लिए आए, देन आपने एलएनटी ज्वाइन की बड़ौदा में, बड़ौदा सॉरी, यस, वडोदरा। राइट। वहाँ पे उस समय वीडियो कॉल्स नहीं होते थे, यस, है ना? नहीं होते थे। पेरेंट्स से कैसे बात कर पाते थे? क्योंकि आप कॉल नहीं, मतलब मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर पाए इतना दूर आके भी, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, यस, वो देख नहीं सकते, आई एम सॉरी। तब तो वीडियो नहीं थे। हाँ। एंड मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ, वो हमारे लिए तो डिफ़िकल्ट था, उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि आज मेरे जब बच्चे, तब मुझे समझ में आता है कि मुझे उनको रोज़ देखना। आई मीन, मैं जब ट्रैवल करता हूँ, बिज़नेस ट्रैवल, तो मैं उनको मिस करता हूँ। हुँ, तो उनको के लिए तो बहुत ल रहा होगा। तो तब आप जैसे बोले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम फ़ोन, मेरा भाई जो छोटा था वो पाटन में ही था, आप तो हम उनको कॉल कन्वे करके बातें करते। होती थी, लेकिन कभी पापा-मम्मी से बात नहीं होती थी। और तब ऐसा था कि इवन दो बहुत दूर नहीं था, मैं 3 महीने में, 4 महीने में 1 बार जाता था घर पे। हुँ, तो पढ़ाई के साथ मुश्किल होता है, जॉब मुश्किल के होता साथ है, मुश्किल होता है, ऐसे। अंडरस्टूड। पर तभी तभी लगता है कि मेरे दोस्त उतने अच्छे थे कि मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर पाया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि फैमिली को मिस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मिस करता था, लेकिन दोस्त तभी लगता है कि कॉलेज में जो दोस्त बनते हैं, उनका कितना इम्पोर्टेंस होता है, कि आपकी फैमिली नहीं है फिर भी आपको वो महसूस नहीं होता। आई नो, डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल। यस। अच्छा, वापस चलते हैं आपकी केमिकल इंजीनियरिंग पर। तो केमिकल इंजीनियर ऐसा क्या करता है जो डे टू डे लाइफ़ में हमारी अफ़ेक्ट करता हो? एक्चुअली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं बायस्ड रहूँगा ही। पर अगर हम इस रूम में बैठे, आपको जो भी देखेगा, वो उसमें एक केमिकल इंजीनियरिंग का हाथ है। अच्छा, क्या फॉर जैसे कि एग्ज़ाम्पल? जैसे कोई भी प्लास्टिक हमारे घर में, हम सब कुछ प्लास्टिक तो सब जगह है अभी, हुँ, हुँ, तो वो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में आता है। और हुँ, उसके लिए पेट्रोकेमिकल डिज़ाइन करने के लिए केमिकल इंजीनियर चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए केमिकल इंजीनियर चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो सब में केमिकल इंजीनियरिंग का चाहिए। जब कपड़ा बनता है उसके लिए जो डाई है, प्लास्टिक है, पेंट है, गैसोलीन, पेट्रोल, डीज़ल, हुँ। तो केमिकल इंजीनियर एक्चुअली सब जगह है। Any हाँ, specific product that chemical engineer design for our day to day life? ओके, सो इधर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। तो केमिकल इंजीनियर जो होते हैं वो प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करते। Okay. तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ऐसा है कि कोई अच्छा कुक होगा, Mhm. ओके? वो एक चॉकलेट बनाएगा, एक रेसिपी अच्छा बनाएगा, वो प्रोडक्ट है। तो वो केमिस्ट होते हैं। केमिस्ट जो होते हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो कुक है वो केमिस्ट है। Mhm. पर अगर उसी चॉकलेट को हमको मास प्रोड्यूस करना है, तो फिर हम कैसे उसको हीट करेंगे चॉकलेट को?
उसको पाइप में कैसे फ्लो होगी, उसको मिक्स कैसे करेंगे, उसको हीटिंग कैसे होगा, कूलिंग कैसे होगा, वो जो इक्विपमेंट का डिज़ाइन होता है, फिर उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, वो केमिकल इंजीनियर्स करते हैं। तो जो डिज़ाइन एस्पेक्ट होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग है, जो नए कंपाउंड बनाना है वो केमिस्ट का काम होता है। तो अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम अगर बाथरूम में जाएंगे तो अपने पास मॉइस्चराइज़र है, शैम्पू है, उस सब के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं वो भी एक केमिकल प्लांट से ही बन के आते हैं। तो उसके डिज़ाइन के लिए भी केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, हम लोग कंपाउंड इन्वेंट नहीं करते या डिस्कवर नहीं करते। अभी मैं एक हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रही थी। आपने गुरुद्वारा सुने होंगे। गुरुद्वारा में जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, मतलब जब लंगर जब होता है पहले तो सब लोग हाथ से करते थे, अभी क्या होता है आटे के लिए अलग मशीन है, हर चीज़ के लिए अलग। तो अभी आपने पाइप बोला ना कि उससे जा रहा है वो चीज़, तो वो सब चीज़ें भी क्या केमिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है कि वो मशीन्स कैसे काम करेंगी? फूड इंडस्ट्री में होता है, पर जैसे अभी हम जो भी फूड होता है जैसे पेस्चुराइजेशन है मिल्क के लिए, या फिर उस सब में केमिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अभी अब गुरुद्वारा का एग्जांपल दिया, आई थिंक वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा उसमें और कुछ फ्लो नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक केमिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, शुड बी मे बी मोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। यस, यस। तो बहुत ही बड़ी फील्ड है और वहाँ से आपने शुरू किया तो तब लगा था कि यार ठीक है ये तो कुछ अलग ही निकला, सोचा केमिस्ट्री था। मेरा वही हुआ है, पर आई एम हैप्पी। जो भी सीखा मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए यूज़फुल है, मैं आई लव द वर्क, सो इट टर्न्ड आउट टू बी गुड, पर मैंने वो सोच के नहीं गया था मैं। अच्छा, मैंने आपके लिए ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे कि मैं ये पूछूंगी, बट एक क्वेश्चन पूछती हूँ वैसा, तो आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ों में ना मैं इतनी खो जा रही हूँ कि मैं अलग ही सवाल निकल के आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे आईआईटी की, आपने बोला आपकी ऑल इंडिया 6 रैंकिंग थी आपकी। यस, हाँ, हाँ। तो जब ये पता चला कि कैसा फील हुआ? हाँ, तो उसके लिए भी एक स्टोरी है। तो जब ये स्कोर आया तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब मैं पाटन में था, तो हमारे वहाँ इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था। तो मेरे पापा है, उनके कस्टमर है, उनके वहाँ एक इंटरनेट था। तो मैं मेरे पापा को बोला, बोले उनके घर पे जाते हैं। तो हम उनके घर पे पहुँच रहे, तब तक मेरा दोस्त ने जो कॉलेज में था उसने स्कोर देख लिया है। वो घर पे फ़ोन किया, घर से फ़ोन लेके दूसरा नंबर लिया, और वो मैं कंप्यूटर ओपन करूँ उसके पहले ही मुझे वो कोड मिल गया था। तो मेरे पापा जो हमारे कस्टमर थे उनको पहले ही पता था, उन्होंने मेरे पापा को बोला एंड फिर मेरे पापा ने मुझे बोला। तो वो आई थिंक अलग ही था, मैं उनको बोलूँ उससे अच्छा मुझे सरप्राइज़ मिला था। तो इट वाज़ अ वेरी गुड फीलिंग। मैंने हार्ड वर्क किया था, आई मीन माय फैमिली हैड हेल्प्ड मी फॉर दैट। पर तो वो रिजल्ट्स भी आया तो बहुत अच्छा लगा था। आईआईटी सबका मन होता है जाने का, तो तब लगा कि अभी ये सपना पूरा हो सकता है, तो बहुत अच्छा फीलिंग था। जब पहले दिन कैंपस गए तब कैसा था? आईआईटी इज एन अमेजिंग प्लेस। अगर मैं आईआईटी के कैंपस में आप जाओगे तो आपको यू कैन इजीली सी कि वहाँ पे बोलते हैं ना कि वर्क हार्ड प्ले हार्ड, वो इजीली दिख जाता है। मुझे फर्स्ट डे मेरा उतना विविडली याद नहीं है, पर मैं पहले भी जा चुका था। तो मैं टेक फेस्ट के लिए गया था उधर, जो टेक्निकल फेस्टिवल है। आपको दिखता है कि जो वहाँ बच्चे हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो बहुत कुछ इनोवेटिव भी कर रहे हैं। मैं कब 2003 की बात कर रहा हूँ, वो लोग रोबोटिक्स बना रहे थे तब, कि रोबोटिक आर्म है। 2003 में? यस, जहाँ पे इतना इजीली कार्स नहीं मिलते थे रोबोटिक, जो रिमोट कंट्रोल कार्स। मैं तब मुझे याद है कि वहाँ पे 2 कार्स वो रोबोट वाली बना के दे वर रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो आईआईटी में से कि आप जाओगे तो पढ़ने वाले हैं, कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। वहाँ पे एक लेक है, बहुत सारे पेड़ है, तो आपको वो तो अच्छा फीलिंग आता ही है, लेकिन व्हेन यू गो यू सी लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग। और ये तो टेक्निकल बात हुई, और जहाँ वहाँ पे जब मज़े करने की बात आती है
तो लोग मज़े भी बहुत कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे मूड इंडिगो करके एक इवेंट होता है, वो कल्चरल फेस्टिवल है, वो 3 दिन चलता है, लेकिन वेदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन सी। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बहुत परफॉर्मेंस हो रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत लाइवली एनवायरनमेंट है। कोई ऐसे 3 की लेसन्स आपके थ्रू आउट 2 इयर्स के एक्सपीरियंस से? आईआईटी में, ओह या मेनी। पहला वाला मैं बोलूँगा कि वहाँ से मुझे स्टेम का इम्पोर्टेंस बहुत समझ में आया। स्टेम। जो हम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो क्योंकि मैं जब वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग-अलग। कोई काम कर रहा है स्टेम को लेके ही, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ काम कर रहा है, कोई कर रहा है सिग्नल प्रोसेसिंग, नॉइस कैंसलेशन पे काम कर रहा है, कोई बायोमेडिकल डिवाइस पे काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि जो एक चीज़ है उसको कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। तब मैं समझ गया था कि फ्यूचर जो है वो अगर आप स्टेम पढ़ते हो तो यू कैन डू मेनी थिंग्स, वो और हमारी लाइफ भी चेंज करेगा। तब मुझे समझ में आने लगा था। तो तब मुझे स्टेम का इम्पोर्टेंस समझ में आया। वो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट आईआईटी वाज़ उधर उनका असेसमेंट सिस्टम। ओके। जैसे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। हुँ, तो फर्स्ट टाइम गया तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी एग्ज़ाम होती थी। टेक होम एग्ज़ाम है कि आपको पेपर दे दिया, अब घर पे लेके जाओ, सॉल्व करके नेक्स्ट डे लेके आओ। वो हुँ, नया था। मैं हुँ, बोला तो बढ़िया है, ऐसा ही हुँ। होना चाहिए। फिर ओपन बुक एग्ज़ाम है। ओपन बुक कंसेप्ट यहाँ भी है, यूएस में भी। हाँ, आई हाँ, थिंक इधर से शायद गया होगा उधर। हाँ, हाँ। तो क्योंकि वो एनकरेज करते हैं कि आप जो भी पढ़े हो उसको याद मत करो, उसको हुँ, समझो, हुँ, उसका एप्लीकेशन समझो। हुँ, और ट्रू। उसी के लिए मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे बहुत आपको अलग-अलग बच्चे दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट। वो जाके कुछ बना रहे हैं, हुँ, हुँ। नया कुछ बना रहे हैं। आपने वो चेतन भगत का बुक पढ़ा होगा 5 पॉइंटर यस, वाला। यस, यस। तो मैं ऐसे लोग देखे उधर ओके। कि उनके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपने रूम में कुछ बना रहे हैं, हुँ, रात को जाग के। नेक्स्ट डे बंक करेंगे, लेकिन अपने रात को पूरी रात जाग के तो कुछ बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो बिकॉज़ ऑफ द असेसमेंट सिस्टम इन आईआईटी, हुँ, दैट इज़ अ हुँ। थिंग। और अगर थर्ड चीज़ बोलूँ तो एक बात, जब मैं अंडरग्रेड में था तब मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता था। तो यूजुअली मैं देखता था कि इंडिया में क्या कर सकते हैं, तो आपका जो लिमिटेशन था कि मैं इंडिया के बारे में ही सोचता था। आईआईटी में जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, आप बाहर भी जा सकते हो। हुँ, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए भी लोग बाहर जाते थे। तो तब वो होता है ना कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव आया हुँ। कि अगर इधर नहीं है तो इधर जा सकते हो, अगर यूएस में नहीं है तो यूरोप में भी हो रहा है। यस। तो आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कहीं पे भी जा सकते हो। हुँ। तो वो आई मीन बाकी बहुत कुछ आई थिंक आई कैन से, एक्सपोज़र बट दिस इज़ एक्सपोज़र या की वज़ह से मे बी। एग्ज़ैक्टली। राहुल, आपका इतना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, तो एक सवाल ऐसे ही मेरे दिमाग में आया अभी कि इंजीनियर साहब बैठे हैं, थोड़ा पूछ लेती हूँ। मैं खुद उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो कि आज भी क्या ऐसा होता है, थ्री इडियट मूवी देखी है आपने? हुँ, हुँ, या उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जो बहुत हाइलाइट हुए थे, रैंचो और चतुर। यस। आपको लगता है कि आज भी क्या हमारे कुछ कॉलेजेस रैंचो की बजाय चतुर बना रहे हैं, कोशिश में लगे हैं? जस्ट टू ये इसीलिए मेरा सवाल है क्योंकि हर कोई अपने कॉलेज में कितना परसेंट रिजल्ट रहा, कितने एलएनटीज बच्चों को उठा के लेके गई, इस पे फोकस रहता है। तो उसके लिए दे ट्राई कि लेट्स मेक चतुर सो दैट हमारा रिजल्ट अच्छा जाए। ऐसा मुझे लगा। आपका क्या है इसमें कोई टेक? अ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे चतुर बन रहे हैं, रैंचो नहीं बन रहे। और उसके लिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैंने रिसर्च किया है उस पे। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनकी जो नोट्स होते हैं, वो 10 साल से चल रहे हैं, वो अपडेट नहीं हो रहा हम्म। है। हम्म। जो टेक्स्ट बुक्स है, वो भी सेम चल रही है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो सही है, लेकिन वो स वो टूल्स भी नहीं सिखाए जा रहे। जैसे मैं बोलूँ सिंपल टूल है एक्सेल, जो आजकल सब इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है। मैंने देखा हूँ कि हमारे वहाँ बच्चों को नहीं सिखाए जाते। कॉन्ट्ररी, मैं जब यूएस में आया, तब बच्चे जो जो असाइनमेंट कर रहे हैं, वो एक्सेल में करके दे रहे हैं मुझे। तो जब हम हायरिंग के लिए जाते हैं,
तो वी लाइक दोज काइंड ऑफ किड्स, क्योंकि हमको पता है कि वो पहले दिन से ही प्रोडक्टिव है, हमको उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक चीज़ है कि हम जो पुराने नोट्स मैं समझूंगा। दूसरा है हमारा करिकुलम भी अपडेट नहीं होता, जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, और उसका रीज़न है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कम होती है, जैसे आईआईटी में है तो प्रोफेसर्स आर अलाउड टू चेंज द सिलेबस। इधर भी वैसा है कि प्रोफेसर को डिसाइड करना है क्या सिलेबस चाहिए, क्या सिखाएंगे, वो उनके पे है। वो हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो वो सिलेबस भी रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम ज़्यादा चतुर बना रहे हैं। असेसमेंट भी ऐसा, मैंने जो आईआईटी वाले में बोला कि हमारे वहाँ एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं कि आप कितना मेमोराइज किए हो, कितना समझे हो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी पता है कि अगर आप पुराने 4 साल के देख लोगे तो उसी में से एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके हिसाब से होता है कि आपको समझने की जरूरत नहीं, उस आंसर को रट्टा लगा दो और आप जाके लिख के आ जाओ, तो मार्क्स आ जाएंगे। अगेन जिसे निकलना होता है वो निकल जाता है। निकल जाता है भाई। राइट। और बाकी तो मूवी देखी है हमने। हाँ वही। तो जो समझता है वो हाँ। शायद, अगर उसने वो पेपर नहीं दिखा, उसकी एक मिस्टेक हो सकती है, उसको मार्क्स नहीं आएंगे शायद, पर वो समझा हुआ है, वो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पेपर्स पुराने पेपर्स ही चल रहे हैं। आप गुजरात से हैं, तो कोई भी अगर गुजराती मिलते हैं कभी, तो उनके दिमाग में एक इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, अंबानी जी। तो आप गुजरात के होने के बावजूद भी, और केमिकल इंजीनियर आपका बैकग्राउंड है, आपने नहीं सोचा कभी कि रिलायंस ज्वाइन की जाए? वो सोच नहीं आई मेरे, क्योंकि आई थिंक एक रीज़न हो सकता है कि रिलायंस आई थिंक 99 में तब शुरू हुई थी, और अराउंड तब मैं 2003 में पास आउट हुआ, तो मैं भी शुरू हुई थी, बन रही थी, मुझे नहीं पता है, तो वो ऑप्शन नहीं आया था। और दूसरा था कि मुझे एल&टी में मिली थी, एल&टी में जॉब। एल&टी वो डिज़ाइन कंपनी थी, मैंने जैसे बोला, और मेरा पहले से एम रहा था कि इतना कुछ पढ़े, उसको यूज़ करना है, तो एल&टी अच्छा ऑप्शन है। आई मीन या दैट वाज अ रीज़न कि मैं कभी सोचा भी नहीं था रिलायंस के बारे में। और फिर मास्टर्स के लिए गया, बाहर आ गया, तो फिर रिलायंस पिक्चर में आया ही नहीं। शायद इंडिया में रहता तो होता रिलायंस में। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा चलिए अब चलते हैं आपके काम की तरफ। आप शेल में हैं। शेल क्या काम करती है? किसी मतलब अगर 10 साल का बच्चा पूछे कि कौन सी कंपनी है, क्या है इसमें, ऐसा कब से आप हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो शेल हम जाने जाते हैं ऑयल एंड गैस। उसका मतलब है कि ऑयल होता है ज़मीन के अंदर, तो हम उसको निकाल के जितना भी प्रोसेसिंग करना है, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल है उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि एलपीजी, जो इंडिया में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, इधर नेचुरल गैस होता है, फिर गैसोलीन है, डीजल है, पेंट है, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक से, जो भी जितने भी प्लास्टिक है उससे बनते हैं, पॉलीएस्टर है अपने कपड़ों में जो जाता है, वो जो भी बनता है उसके तो शेल एक्सट्रैक्ट करके गैसोलीन के लिए रिफाइनरीज होती है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए हमारे प्लांट्स है जो पॉलीमर्स बनाते हैं, फिर उसके आगे हम कैटलिस्ट बनाते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बोलूँगा कि पेट्रोल को ज़मीन से निकाल के हम तक लाने का काम करती है शेल, सिंपल क्योंकि गैस भाषा स्टेशन में, भी हाँ। सिंपल भाषा में एक लाइन में जवाब। यस गुड। तो शेल में आप अभी एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। आपने जब स्टार्ट किया था शेल, तो तब मेरा रोल था बोलते एडवांस प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर। तो अभी भी मैं काम तो सिमिलर ही कर रहा हूँ, शायद अलग तरीके से कर रहा हूँ। जब शुरू किया तब मैंने कनाडा से शुरू किया था, वो साइट पे था मैं। तो साइट पे तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अलग अलग एडवेंचरस एक्सपीरियंस, एक्चुअली द राइट वर्ड इज एडवेंचरस एक्सपीरियंस। उधर ही सीखने का है, क्योंकि आज सीखना तक वही है। हाँ, क्योंकि आज तक हमने जो ड्राइंग्स पेपर पे देखे थे आपको रियलिटी में देखने को मिलते हैं, तो सीखना उधर ही है। डिफिकल्ट भी है उधर, क्योंकि मैं कनाडा में था, वहाँ पे -40 डिग्रीज हुआ करता था विंटर में। सेल्सियस बोलो फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों सेम ही है -40 पे। तो उधर से मैंने जॉब की शुरुआत की, फिर मैं इंडिया गया था 4 साल के लिए, और इंडिया से फिर मैं इधर आया। इंडिया और इधर मेरा जॉब सेम रहा है, मेरा टाइटल है प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और मेरा टीम भी सेम है। हमारी टीम को बोलते हैं डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओह, द बूम सब्जेक्ट। यस, अभी उसका बूम है। यहाँ पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप चलिए बताइए इसके बारे में। एआई क्या है उन लोगों के लिए जिन्हें सच में कोई नॉलेज नहीं है? बिल्कुल जैसे मेरा बेटा 8 साल का है, वो पूछेगा मम्मा एआई क्या है? आई थिंक मैं बोलूँगा कि मुझे उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ईजी रहेगा,
क्योंकि उनकी लाइफ एआई से सराउंडेड है। जैसे कि पहले हम चलो वर्ड को डिफाइन करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल है बेसिकली जो नेचुरल नहीं है, जो लाइव नहीं है। तो कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो आर्टिफिशियल है, चलो। और इंटेलिजेंस है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि जो सीख पाए, अपने सराउंडिंग से खुद अपने आप सीखे। तो उसका सिंपल एग्जांपल रहेगा, हम यूट्यूब में जाते हैं, जैसे ही ओपन करते और हमारा कोई प्लान नहीं है, तो वो जो सजेशन देता है वो बहुत रिलेवेंट सजेशन होते हैं, हम उस पर जाके क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर को पता है कि राहुल को सुबह क्या देखना अच्छा लगता है, मैं शाम को जाऊंगा तो वो कुछ और दिखाएगा। तो उसने मुझे समझ लिया है, तो वो खुद ही कर रहा है, कोई जाके कंप्यूटर को बोल नहीं रहा कि राहुल को ये दिखाओ, तो वो खुद सिखाए। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एआई, हम उसको रिकमेंडेशन सिस्टम बोलते हैं। तो और कभी कभी लोगों को लगता है ये वो करता कैसे है, करेक्ट। तो उसके लिए भी मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि मैं एक घर पे पपी लेके आया, तो हमको पहला काम होता है उसको ट्रेन करना है, करेक्ट। तो बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है। तो मैं अगर एक टास्क लूंगा, अगर वो सही करेगा तो आई विल गिव रिवॉर्ड, कुछ ट्रीट दूंगा। अगर वो पपी नहीं करेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। तो हम एआई को भी वैसे ही ट्रेन करते हैं, बस वो कंप्यूटर होता है, उसके लिए वो ट्रेड एक नंबर होता है। तो ऐसा है कि अगर एआई हम जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं वो सही करेगा, सही रिकमेंडेशन देगा सपोज, तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। अगर गलत करेगा तो हम उसको नेगेटिव रिवॉर्ड देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड? वो एक नंबर होता है, और कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि तुमको नंबर बढ़ाना है, उसका Okay. टारगेट होता है नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर आपको हेल्प चाहिए होती होगी आईटी डिपार्टमेंट की, या फिर आपका अपना ही एक सॉफ्टवेयर है कुछ? आईटी चाहिए हमको जब हम उसको स्केल अप करते हैं। ओके, जब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं तब तक आईटी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आपका आपस में ही चल रहा है। हाँ। आपस में हम रिवॉर्ड देंगे, घर पे ही खेलेंगे। वही। तो उसको वही पॉइंट वही है कि आपको उसको सिखाना है, समझ बहुत सारा डेटा है, वो सीख रहा है, एंड देन एक बार हमको लगता है कि वो हर बार करेक्ट डिसीजन ले रहा है, तब हमको पता चलता है कि एआई ट्रेन है, फिर वो जनरल पब्लिक के लिए या फिर हमारे डिपार्टमेंट में हम उसको रिलीज करते हैं, तब तक नहीं होता। तो दिस इज इन सिंपल टर्म्स, दिस इज एआई, समथिंग दैट इज आर्टिफिशियल बट इट कैन लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, अपनी आवाज हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स है, कुछ भी है, वो अपने लोग सराउंडिंग कह से। रहे हैं आजकल की एआई के आने के बाद जॉब्स चली जाएंगी, बहुत से लोगों की। आपका कुछ इसमें इनपुट? मैं बोला जॉब अपग्रेड होगी। हम्म जैसे मैं अगर एआई को बोलूँगा कि एक एक्सकेवेटर है, पहले भी हमको डिग करना होता था, तब इंसान डिग करते थे, आज एक्सकेवेटर, लेकिन जॉब तो है। तो सेम चीज़ एआई में भी ऐसा ही होगा कि सबकी जॉब जो वो मिनिमल काम करे, एक का एक काम कर रहे रोज, वो काम एआई करेगा, और वो उनके सुपरवाइज बनेंगे। वो बोलेंगे कि मुझे ए करवाना है, और एआई उनके लिए करेगा। जॉब जाएंगी पर दूसरी जॉब क्रिएट होगी। क्रिएट होगी। मेरा मानना ऐसा है, नंबर्स नो वन नोस कौन सा ज्यादा होगा, ज्यादा क्रिएट होगी, ज्यादा जाएगी, उसके बारे में इट्स ये डिबेटेबल। बीच में लोगों ने शुरू कर दिया कि कोडिंग तो इनसे भी लिखवा सकते हैं, तो कोडर्स की जॉब स्पेशली। हम भी वही करते, मेरी जॉब में हम भी कोड अभी नहीं लिखते, ओके, हम कोडिंग एआई से एआई करवाते से हैं। करवाते हैं। या पर उसके लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि एआई हर एआई एक इज नॉट आंसर नहीं देता। 100% करेक्ट। राइट। तो वही है कि मैं चार पेज लिखने से अच्छा है मैं 4 पेज पढूं। तो हम उससे करवाते हैं, देन हम एक बार उसको देख लेते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं। पर बट दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सा बार कोडिंग किया है। एक का एक काम मैं 10 बार कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं उसी से करवाऊँ और फिर एक बार देख लूँ कि वो बराबर किया देन आई विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आई विल चेंज इट। वो भी मेरे पास है। तो वो स्किल तो चाहिए, कोडिंग स्किल ऐसा नहीं कि चली जाएगी, वो स्किल चाहिए। अभी एक्चुअली ज्यादा अच्छी स्किल चाहिए, क्योंकि अभी आप रिव्यू कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, आप किसी का काम रिव्यू कर रहे हो। यस। तो उसके लिए तो ज्यादा स्किल चाहिए। तो एआई आपके काम को कैसे हेल्प करता है? एक तो मैंने कोडिंग बोला, लेकिन मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि वो है मेरे काम को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है हमारे काम में। क्योंकि अभी एआई का डेफिनेशन बहुत वाइड है, तो मेरे काम में ऐसा है कि मैं जैसे बोलूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम जब केमिकल प्लांट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत कुछ जाता है। वो मन से ईयर्स तक का काम है, वो बहुत सारे इंजीनियर्स मिलके काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा मैनुअल वर्क भी होता है।
और होता है कि सबसे अच्छा डिज़ाइन क्या है, और ऐसे हज़ारों डिज़ाइन हैं, तो हम कभी उसको इवैल्यूएट नहीं करते। 1000 डिज़ाइन इवैल्यूएट करना इम्पॉसिबल है। हम्म। तो ये यूजुअली क्या आप होता है, डिजाइन किस बारे में बात करें, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कोई रिफाइनरी है और रिफाइनरी। सिंपल है कि चलो या रिफाइनरी रखते हैं, हम्म। तो वो डिज़ाइन करना है और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हम्म। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन है, आप उसको कितनी अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। हम्म। तो हर एक डिज़ाइन को इवैल्यूएट करने के लिए महीने चले जाएँगे। हम्म। लेकिन उतने सारे हज़ारों हैं, तो हम्म। हम इवैल्यूएट नहीं करते। लेकिन उसमें से हमको पता है कि एक अच्छा वाला है, पता नहीं कौन-सा वाला है। हम्म। तो हम मेरा अभी जो रीसेंट प्रोजेक्ट है, हम वही कर रहे हैं कि एआई को यूज़ करो, उसको बोलो कि जितने भी पॉसिबल है उतनी पॉसिबिलिटी ढूँढो हम्म। और उसमें से सबसे अच्छा पॉसिबल डिज़ाइन जो है, वो हमको बताओ। ताकि मेरे लोगों को वो बैठ के इंजीनियर्स बैठ के वो नंबर डाल के चेक नहीं कर रहे। एक ही डिज़ाइन आएगा, वो ऑप्टिमल रहेगा एंड यू कैन जस्ट गो एंड डिज़ाइन दैट प्लांट। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये मुझे और थोड़ा-सा जानना है इसके बारे में। कि आपने बताया, थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज़ को, कि कोडिंग एआई से आप कराते हैं, राइट? बट एक उसको भी चाहिए कि एक एफिशिएंट बंदा होना चाहिए जो उसको चेक करे, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने बोली कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो आपका अभी जो रीसेंट वर्क चल रहा है, वो भी आप एआई के थ्रू करा रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे डिज़ाइनिंग हो गई, राइट? रिफाइनरी अगर आपके कुछ डिज़ाइन करनी है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी जो रीसेंट आपका चल रहा हो, जिसमें आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? हाँ, ओके, सो आई विल कंटिन्यू विद द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें इंजीनियर जाके बोल सकता है कि मुझे ए बनाना है, मेरा ए फ़ील्ड है और एआई को जाके डिज़ाइन करनी है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, एआई जब मैं बोल रहा हूँ, वो चैट जीपीटी नहीं है, बिल्कुल। ओके? ये चीज़ भी थोड़ा-सा हाँ, क्योंकि अभी क्या है, बेसिक जो लोग जानते हैं वो आजकल वो कि भई चैट जीपीटी पे डाल दिया, अच्छा इस चीज़ की विशेष दे दो, इसका ये कर दो। जो बिल्कुल जो नॉर्मल जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको वो हाँ, बता रही हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, हम अगर अब मैं कोडिंग के लिए भी बोला, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करता हूँ और इसके लिए भी हम अपना एआई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हमारा प्रोग्रामिंग लगता है, हमको प्लान का मॉडल बनाना है, तो वो एग्ज़ॉस्टिव काम है। ऐसा नहीं है कि हुँ। हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट दे दिए, उसने हमको डिज़ाइन दे दिया, ऐसा नहीं है। वो 4 साल का प्रोजेक्ट है। हम 2 बंदे बैठ के 4 साल उस पे काम किए, हमने अपना एआई सिस्टम बनाया है। तो दैट इज़ द एआई आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, आप कब से काम कर रहे हैं इस पे, एआई पे? ऑफ़िशियली 2019 से मेरी टीम को एआई 2019 बोला जा रहा है, 2019 से। लेकिन आपके लिसनर्स के लिए बोलूँ कि एआई बहुत टाइम पहले से हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2019 में और 20 में जब चैटजीपीटी आया, हाँ, तो आज वो अभी एआई तो हुआ। लोगों को लग रहा है कि अभी-अभी आया है एआई। हाँ, नहीं, एआई का डिफाइन हुआ था 1950s में। किसी ने बोला था कि ये 1950s हो में। सकता है, लेकिन हमारे पास कंप्यूट पावर नहीं था। एआई में जो होता है, यूज़ न्यूरल नेटवर्क्स, वो बहुत पहले से डिज़ाइन हो चुके हैं, पर हमारे पास इतना कंप्यूटेशनल पावर नहीं था कि हम उसको ट्रेन कर पाए। हुँ। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि हमारा कंप्यूट पावर बढ़ा है। आपने अभी रिसेंट जो नोबेल प्राइज़ देखा हो, तो हिंटन जो प्रोफ़ेसर है टोरंटो में, हुँ। उन्होंने एक मेथोडोलॉजी डेवलप किया था, उससे आप न्यूरल नेट को बैक प्रोपगेशन से ट्रेन कर सकते हो। हुँ। मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ इधर, बिल्कुल, पर प्लीज़ गो अहेड, तो प्लीज़ गो अहेड। उसकी वजह से हुआ है कि न्यूरल नेट्स आर वी आर एबल टू ट्रेन देम हुँ। एंड विद द कंप्यूट पावर वो ईज़ी हो गया है, बहुत सारा डेटा भी आया है। तो क्या हुआ, 2010 के बाद हमारे पास कंप्यूट पावर आया, एल्गोरिदम्स आ गए, इतना सारा डेटा आ गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन था वो परफेक्ट था एआई को आगे बढ़ाने के लिए। हुँ। और जो चैट जीपीटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसका फ़ायदा वही है कि वो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। वो फैमिली बन गया है अभी। हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हम हमारी हमारी भाषा में बात कर रहा है, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन हुँ। पहले वो एक सिस्टमैटिक होता है कि आपको एक काम करवाना है। जैसे मैंने बोला, मैं कनाडा में था, तो मेरा काम वही था। वो एआई नहीं बोलते थे हम उसको, पर उसको मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल बोलते हैं, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल। उसका पर्पज़ वही है कि वो सिस्टम को सीखता है और उसको कंट्रोल करता है। वो हर बार हुँ। देख रहा है सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है। तो वो भी एक एआई है। अभी हम उसको, अभी जो रिसेंट डेफिनेशन है यूरोपियन यूनियन का, वो सब एआई में आ जाता है। मैंने 2011 में एक प्रेज़ेंटेशन दी थी अपनी क्लास में एआई पर। हुँ, हुँ। तब मुझे
एक्चुअल में इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं जो ये दे रही हूँ ये 2020 में और 2022 में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि भाई, तब तो मुझे लगा था कुछ डिफरेंट लग रहा है, यस क्लास से अलग हटके टॉपिक होगा, इस पे प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन अभी वो बूम पे है कि मतलब एआई इज लाइक मैजिक फॉर एवरीवन यस अभी तो एंड लोगों को पता है कि वो बहुत कुछ करेगा फ्यूचर में, करेगा, उसके तगड़ी बहुत फील्ड है। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है और लोग काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, तो आपने एआई के बारे में इतना डिटेल में हमें ऑलरेडी बता दिया है, तो थोड़ा सा हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया में आपने किया, प्लस एलएनटी का जो आपका एक्सपीरियंस था, प्लस आपने अभी जो शेल में आप काम कर रहे थे टाइम्स, आपके इस एक्सपीरियंस का एक निचोड़ हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए, कोई की एडवाइस कोई भी? श्योर मैं जो यंग जनरेशन है जो अभी जॉब शुरू की है किसी ने या फिर अभी शुरू करने वाले हैं, उनको मैं बोलूँगा कि ये बहुत एक क्रूशियल टाइम है उनके लिए, क्योंकि अगर वो जब जॉब शुरू करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि वो समझे कि इज़ इट समथिंग दे वांट टू डू इट फॉर द लाइफ। हम्म क्योंकि ये ये टाइम है जब वो इजीली स्विच कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं है। डिफ़िकल्ट है जॉब फाइंड करना, ईज़ी नहीं है, लेकिन अगर उनको क्विकली समझ में आता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, जितना ज़्यादा रहेंगे स्विच करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। हम्म तो ये जॉब वालों के लिए, लेकिन मुझे आजकल ऐसे लोग भी मिलते हैं जो यंग कॉलेज से आ रहे हैं, उनको खुद का कुछ करना होता है। हम्म तो उनके लिए मेरी एडवाइस थोड़ी डिफरेंट है। मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपके मन में कुछ है कि बिज़नेस करना है या कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो दिस इज़ द टाइम। वेट मत करो। जितना वेट करोगे उतना डिफ़िकल्ट होगा। लोग करते हैं शादी होने के बाद, बच्चे हम्म होने के बाद लोग करते हैं। हम्म लेकिन फिर थोड़ा अगर फेलियर लिमिटेशंस। हुआ, यस, तो हम्म इम्पैक्ट ज़्यादा आता है क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट है। हम्म अगर ऐसी कोई भी ख्वाहिश है तो अभी पूरे करने का टाइम है, अभी पूरा करो। दैट इज़ व्हाट आई विल से। हम्म एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज़ कि जिनको भी लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन इट। मैं मेरे बच्चों को ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आप खाना कितना भी अच्छा बना लो, अगर नमक नहीं डाला है, खाना अच्छा नहीं बनता। तो आप हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएँ, कितना भी अच्छा काम करें, अगर हम उसको अच्छा प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल। तो मैंने जो 2 एग्ज़ाम्पल दिए, जॉब करने वाले या कुछ स्टार्टअप करने वाले, सबके लिए वो एप्लीकेबल है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूव करनी है, तो दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन इट। हम्म अभी नहीं तो बाद में करनी पड़ेगी, हम्म कभी तो करनी, तो अभी बेटर टू स्टार्ट नाउ, आई विल से दैट। कम्युनिकेशन वाली दिक्कत आपको कुछ आई थी क्या कभी जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसे? येस, मैं बहुत एक्चुअली, क्योंकि एक होता है कि अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़े हो और इंग्लिश में आते हो, तो सडनली वो वोकैब नहीं बनती। हम्म तो जब मैं एलएनटी में गया तो फिर भी अच्छा था कि लोग हिंदी बोल लेते थे, पर जब प्रेजेंटेशन देना है तो वो ईज़ी नहीं होता था। हम्म तो उसके लिए कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। मुझे पता है कि मैं डिक्शनरी लेके ही घूमता था, जहाँ पे भी फ्री हम्म टाइम मिला तो न्यूज़पेपर निकालो, उसमें से वर्ड्स निकालो, उसके मीनिंग्स ढूँढो। तो पहले तो इंग्लिश इम्प्रूव करो, फिर होता है हम्म कि थॉट्स क्लैरिटी, कि हम्म थॉट्स कितने क्लियर है, उसके हिसाब से ही हम प्रेज़ेंट कर पाएँगे। अगर हम खुद ही कन्फ्यूज़ है तो हम कैसे उसको क्लियरली प्रेज़ेंट कर पाएँगे? तो वो दूसरा, लेकिन वो फिर जाता है टेक्निकल एस्पेक्ट पे। मैं हम्म बोलता हूँ वो बहुत लोग होते हैं जी बहुत क्लियर है, लेकिन उनको उसको आर्टिकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हम्म तो ये मैं मानता हूँ, मैं स्ट्रगल बहुत किया हूँ, आई कैन सी दैट, क्योंकि आप कहीं पे प्रेज़ेंट कर रहे हो, फिर आपका बॉस बोलेगा कि नहीं लेट मी प्रेज़ेंट इट, इट डज़न्ट फील गुड। हम्म और वो होता है क्योंकि देयर इज़ अ हाई स्टेक ऑन द, आपका प्रेज़ेंटेशन पे हाई स्टेक है, तो वो बोलेगा कि नहीं तू करेगा उससे अच्छा मैं करूँ, एंड यू हम्म डोंट फील गुड। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इट इज़ इम्पोर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड। आपने इतना कुछ, इतने अभी आपने बताया कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, आपने अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी ये काम किया था काफ़ी। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने इतनी मेहनत करी हो, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकले, उस चीज़ से कैसे डील किया? आई थिंक आई हिंटेड ऑन दैट कि मैं जब मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, तब मेरी आई वांटेड टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, हुँ, हुँ।
और मैं उसके लिए मेहनत करता, तो उसके लिए जीआरई एग्ज़ाम देनी पड़ती है। हम्म, तो मैंने जीआरई दी थी। मुझे पता है कि जब मैं उसकी प्रिपेयर कर रहा था, दिवाली थी, मैं दिवाली में बॉम्बे में था, घर पे भी नहीं गया था। हम्म, मैं लाइब्रेरी में बैठ के उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। मुझे पता है मुझे क्यों नहीं मिला उसमें, कि मेरे जीआरई स्कोर अच्छा था लेकिन मेरा एनालिटिकल राइटिंग अच्छा नहीं था, एंड दैट इज़ बेसिकली कमिंग बैक टू द कम्युनिकेशन स्किल। यस, तो मुझे रीज़न पता है, तो वो इतना डिसअपॉइंटमेंट था। पर लकीली ऐसा हुआ था कि उसके पहले मेरे पास मैकमास्टर की ऑफ़र आ चुकी थी। हम्म, तो आई डोंट थिंक मैं उतना क्लियरली सोचा था तब, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ आई फॉरगॉट कि मेरा इधर रिजेक्शन हुआ, रादर देन फोकसिंग ऑन द रिजेक्शन, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन जहाँ पे मेरा एक्सेप्ट हुआ था। हम्म, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग मैं उधर क्या करूँगा, मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। आई डोंट थिंक इट वाज़ डेलिबरेट, पर वो जस्ट हो गया ऐसे। हम्म, तो अभी भी लाइफ में जब होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको अनकंट्रोलेबल पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हो गया तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। कंट्रोलेबल है उस पे फोकस करो एक और उसको इम्प्रूव करो। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ लाइन मुझे याद आ गई इसमें ओके। कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। यस, सही बात है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, हमारा मन का नहीं होता, फिर भी उससे अच्छा होता उससे है। अच्छा होता है, तो बिल्कुल क्योंकि भगवान के कुछ और प्लान्स होते हैं कई बार, यस और वो यस हमेशा ही अच्छे होते हैं। यस, दैट्स राइट। और वही हमको वही वही फोकस करना है, जो यस, अच्छा हो रहा है उस पे फोकस बिल्कुल करो। बिल्कुल। तो आपकी इतना सब कुछ आपका चलता रहता है लाइफ में, अपनी हॉबीज पे कैसे ध्यान दे पाते? कुछ है आपकी कोई ऐसी की हॉबी जो बताना चाहे? अच्छा, वो आपने वर्ड हॉबी यूज़ किया। अगर आप पैशन बोलते तो मेरा कोई पैशन नहीं है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि व्हाट इज़ माय हॉबी और समथिंग दैट आई विल वांट टू डू ऑल द टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। पर मैं अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ। मैं आई मीन क्विकली बोलूँ तो मेरे मास्टर्स के बाद मैंने 4 रैकेट गेम विद कोचिंग सीखे हैं। कोचिंग करके प्रॉपर उस पे वर्क किया है इम्प्रूव करने के लिए। फिर स्विमिंग सीखा हूँ, कर्लिंग, आइस स्केटिंग, रोलर स्केटिंग, अभी मैं साइक्लिंग कर रहा तो हूँ, जो बचपन में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो नहीं रह हुई, गए थे। वो सब अभी कराए। एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक मेरा लर्निंग ही पैशन है और हॉबी है, कि मैं एक चीज़ नहीं कर रहा सी हूँ लेकिन सफरनामा ने आपको आपका पैशन बता दिया। लर्निंग यस, इज योर पैशन। एग्ज़ैक्टली। मैं सोच रहा हूँ तो क्या था तो लर्निंग इज़ माय पैशन। मैं सीखने का, अभी मैं रिसेंटली मेरे बच्चों ने ताइक्वांडो सीज़न शॉट, मैंने भी ताइक्वांडो जॉइन किया। मैं बोला मैं भी सीख ओह! सकता हूँ। तो आई थिंक मेरे बहुत सारे मतलब हॉबीज़ हैं, कोई सीखने एक की नहीं है। कोई उम्र नहीं है, बच्चों ने ताइक्वांडो शुरू किया, आपने भी उनके साथ शुरू कर दिया। यस, हाँ। तो पर रिसेंटली मैं साइक्लिंग भी बहुत कर रहा हूँ। साइक्लिंग, इंटरेस्टिंग। साइक्लिंग का कुछ आपने कोई कभी रेस जॉइन करी है या फिर कहीं पर कोई इवेंट होता है तो आप चले गए, ऐसा कुछ? यस यस यस। तो आई मीन ऐसे ही मेरा रोड साइकिलिंग ऐसे शुरू हुआ। हम जब यूएस में मूव हुए तब मैंने माउंटेन बाइकिंग शुरू किया था। तो शुगरलैंड में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत माउंटेन बाइक ट्रेल्स है, तो मैं जाता था। इट इज़ अ नाइस थिंग बिकॉज आप अकेले जा सकते हो। हुँ, और एडवेंचरस है तो थोड़ी एड्रेनालिन भी अच्छी हाई होती है, यस, मॉर्निंग में मज़ा आता है। यस। एंड आई यूज्ड टू लव इट। फॉर लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त ने मुझे MS 150 करके एक बाइक राइड होता है इधर, जो ह्यूस्टन से कॉलेज पार्क जाता है। हुँ, इट्स हुँ, अबाउट 175 माइल्स इन 2 days। हुँ, हुँ। तो उसने किए हैं, तो हम और दोस्त थे, हमने बोला कि हम भी चैलेंज लेते हैं। तो लास्ट ईयर से हमने रोड बाइकिंग शुरू किया है। तो इस अप्रैल में हमने किया। अप्रैल 2024 में वी रोड फ्रॉम ह्यूस्टन टू कॉलेज पार्क। ओह! दैट वाज फन, बट आई थिंक कितना लंबा था वो ड्यूरेशन वाइज़ जर्नी? 2 दिन होते, तो पहले दिन हमने 6 आवर्स वी रोड हुँ, एंड हुँ। सेकंड डे वाज अगेन 6 आवर्स, या 6 आवर्स क्योंकि हम थक साइकिल। गए थे ऑलरेडी और विंड बहुत था, हेडविंड्स थे। तो खाने-पीने का कैसे रहता है बीच में फिर? दैट इज़ वेल, क्या बोलते हैं, मैनेज राइड। हुँ। तो एवरी 15 माइल्स पे खाना होता है। अम, आप एक बार फर्स्ट डे के बाद मसाज ले सकते हो, म्यूज़िक चल रहा है, एन्जॉय एन्जॉय करने जैसा ही है। हुँ। इट्स अ फन थिंग टू डू, पर विथ एक्सरसाइज, तो इसीलिए मुझे साइकिलिंग अच्छा, तो रिसेंटली मैं साइकिलिंग ज़्यादा कर रहा हूँ बाकी सब चीज़ों से। साइक्लिंग पर एक फन फैक्ट याद आ गया मुझे अभी हाँ, गुड। कि अगर आपका वेट 70 केजी है
तो आई मीन नॉट योर्स, जस्ट कि अगर आपका वेट 70 kg है और आपने 30 मिनट्स तक साइकिलिंग की है तो आप अप्रोक्स 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं. That's a Okay. fact. Okay. Which is equivalent to a slice of cake or a slice of pizza. Oh, nice. Good to Yes. know. अभी मैं याद और रखूंगा. मतलब ये तो हुआ हेल्थ बेनिफिट के बारे में. साइकिलिंग का एक और बड़ा इम्पैक्ट जो होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि ये आपके मूड को लिफ्ट करता है Mhm. और आपके ब्रेन में एंडोर्फिन नाम से एक हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. Yes. I agree with that. यस. और इनफैक्ट आई मीन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वी ऑल फील गुड, बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल. तो दैट्स, तो ये एक फायदा है. और आपने क्या ये चीज़ अपने बच्चों में भी देखी है कि वो भी सीख रहे हैं बाइकिंग का, उनको भी शौक है? मतलब उनको तो बच्चों के रोल मॉडल पापा होते हैं. यस, तो उनको हर बार मेरे साथ आना होता है, लेकिन अभी पापा वो निकल जाते हैं. हाँ रोड बाइकिंग मैं उनसे करवा नहीं सकता, वो अभी यंग है, तो अभी 2 साल मुझे वेट करना है, पर मेरा प्लान है कि हम साथ में करेंगे बाद में. थैंक यू सो मच राहुल फॉर कमिंग. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. सारे क्वेश्चंस का इतना डिटेल आपने आंसर्स दिए. सबसे जो अच्छी चीज़ जो थी वो कि आप 10 साल का बच्चा भी सुनेगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी जो वो की टर्म्स है एआई के बारे में, कि व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, नो. सो थैंक यू फॉर दैट. आपने इतना अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला. थैंक यू. फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम आपके, कुछ कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस था? ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है मेरा. मैं बहुत कुछ अपने बारे में मैंने समझा है इसके लिए, तो दिस इज थैंक यू फॉर मी. पर आपके लिसनर्स के लिए मैं एक बात जो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, जैसे मैंने बोला, मैं लर्निंग के लिए बहुत मैं मानता हूँ कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि जैसे एज बढ़ती है लोग सोचते हैं कि अभी क्या नया नया चीज़ें क्यों सीखनी है. तो मैं ऐसा बोलूँगा कि लर्निंग शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डजेंट मैटर हाउ ओल्ड वी आर, वी शुड लर्न. और वो ज़रूरी नहीं कि काम के लिए ही सीखना है, कि मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ, अभी मुझे नहीं सीखना, वो कभी होता नहीं है. उस everyone can learn, but learning can also be in a personal life. हम कुकिंग शुरू कर सकते, कोई नई हॉबी शुरू कर सकते. तो एंड द रीजन आई से इज क्योंकि उसकी वजह से people have studied this. People who lived longer and better life, they are the one who are lifelong learners. क्योंकि उससे ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव. अगर आप हॉबीज ऐसी है तो ब्रेन बॉडी एक्टिव रहेगी. तो मेरा वही है कि कीप लर्निंग एंड कीप योर लाइफ एक्साइटेड. वाओ. तो एक आपने बोला कि लर्निंग कभी हमें बंद नहीं करनी चाहिए, स्पेशली कि उसमें एज मैटर नहीं करती, कि कभी भी आप कितने भी बड़े हो जाए, सीखना बंद नहीं करना चाहिए. दैट्स अ गुड थिंग. थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.